जय हिंद साथियों। अभी हम लोगों ने एक नया विषय स्टार्ट करेंगे जिनका जो है परिचय है इतिहास। इतिहास वह विषय है जो सभी विषयों का जननी कहलाती है। क्या कहलाती है? जननी। तो इसी से जो है बहुत सारे विषय की जानकारी हमें मिलती है। इतिहास है क्या? इतिहास यह है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब यदि हम रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो पुरानी सभ्यता से लेकर के आज तक जो जो भी बातें हम लोगों ने पढ़ी है, सुनी है, वो सारी चीजें इतिहास कहलाती है। इतिहास का पता हमें कैसे लगता है? यदि अभी तो लगता है जैसे गूगल कर लिया पता लग गया, लेकिन जब इंटरनेट नहीं था या टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय हमें पता लगता था क्या? अभिलेख से। जो राजे या महाराजे जो अभिलेख लिखाते थे पत्थर पर, उनसे पता लगता था। या फिर कोई ग्रंथ लिखा या काव्य लिखा, उनसे पता लगता था। या फिर अगर कुछ पुरातत्व अवशेष मिले, उनसे हम पता करते थे। तो इतिहास को पता करने के लिए अलग अलग मायने रहते हैं। तो इतिहास को देखा जाए तो प्राचीन सभ्यता से लेकर के आज तक जितना भी सारा जो चीज कार्य हो चुका है वो इतिहास कहलाती है। अभी यदि हम पढ़ा रहे हैं और ये कल जो है इतिहास बन जाएगी। तो इतिहास बहुत विस्तृत विषय है जिसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इतिहास क्या है और कैसे इसकी आगे विकास हुआ और कैसे इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चालू करते हैं। इतिहास। इति मतलब बीती, इति प्लस हास। इति मतलब पुरानी या बीती या पुरानी बोल दीजिए, या आप बोल सकते हैं इति मतलब प्राचीन बोल दीजिए, या अभी तक जो बीती है वो। तो इति पुरानी ही लीजिए, पुरानी। और हास मतलब चर्चा या कहानी, चर्चा या कहानी। ठीक है, पुरानी चर्चा या कहानी इतिहास कहलाती है। तो इतिहास क्या है? कोर्ट ऑफ, इंग्लिश में यदि बोले कोटेशन दे तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। CORD, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब कि पुराने पुराने या प्राचीन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जैसे कहानियों या किस्सों या फिर जो भी रिकॉर्ड में शामिल हो सकता है, कहानी हो, किस्से हो, अभिलेख हो, ग्रंथ हो, महाकाव्य हो, किसी का बीती हो, या किसी के द्वारा पता चला हो, तो वो सब रिकॉर्ड में आता है। तो रिकॉर्ड का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पुरातात्विक प्लस साहित्यिक चीजों का संग्रह।
यह क्या है, पुरातात्विक प्लस साहित्यिक चीजों का संग्रह क्या कहलाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो हम इतिहास के बारे में जानते कैसे हैं, जानते कैसे हैं इसके बारे में? एक तो हो गया अभिलेख, अभिलेख, फिर एक तो हो गया साहित्य, साहित्य, फिर है पुरातत्व, पुरातत्व, फिर ग्रंथ, फिर काव्य, फिर आत्मकथा, आत्मकथा आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम चर्चा करेंगे इसके। तो इन सब चीजों से हम जानते हैं कि पुरातात्विक ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब यदि एक मायने में पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। क्या है ये सब? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। तो यदि हम बात करें प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत, तो वैसे हम यदि चर्चा करें तो इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया। कौन? प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, फिर है मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। यदि प्राचीन इतिहास की यदि बात करें तो 2500 से लेकर के ईसा पूर्व से कब तक? वैसे ये सही नहीं होगा वर्गीकरण करना, क्योंकि ये हो जाएगा इंडियन इतिहास का। यदि हम इससे और पीछे जाएं तो ये तो है इंडियन इतिहास का वर्गीकरण कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास। तो ये हो गया हमारा। यदि इससे और यदि पहले जाए तो तब जैसे पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, या उससे भी पहले जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास कहाँ से हुआ, वो चीज। तो पहले हम स्रोतों के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका प्राचीन मतलब इतिहास का कहाँ से हम कालखंड पढ़ते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो आइए पहले इनके स्रोतों के बारे में पढ़ लें, उसके बाद कहाँ से प्रारंभ होगा वो चीज को हम ध्यान में रख के पढ़ेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत और इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्रोत के बारे में तो कौन कौन से हैं? एक तो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और एक क्या है? साहित्यिक स्रोत। क्या है? साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत की यदि बात करें हम तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, क्या क्या आ जाएंगे? अभिलेख आ जाएंगे, अभिलेख आ जाएंगे, और
स्मारक एवं भवन आ जाएंगे, स्मारक एवं भवन आ जाएंगे। फिर और क्या आ जाएंगे? सिक्के, मूर्तियां, सिक्के, मूर्तियां। फिर और क्या आ जाएंगे? चित्रकला, मोहरें, चित्रकला, मोहरें। ये सारे क्या आ जाएंगे? पुरातात्विक स्रोत जिनका हम परीक्षण कर सकते हैं। जैसे किसी का अभिलेख, जैसे अशोक का अभिलेख मिला, मस्की में अभिलेख मिला, गिरनार में मिला, जूनागढ़ में मिला। तो यदि अभिलेख की बात करें तो उससे हमें पता चलता है कि उस समय में क्या हो रहा था, क्या राजा का आदेश रहा होगा, किस कारण से क्या चीज उनके ऊपर बीती जो वो धर्म परिवर्तन की। तो ऐसे सब का जो महान महान जो कार्य रहा होगा उनका उल्लेख जो है शिलालेख पे हमें देखने, जैसे सती प्रथा कब से प्रारंभ हुआ इसका उल्लेख मिलता है हमें जूनागढ़ अभिलेख से। तो ऐसे ऐसे अभिलेख जिससे हमें कुछ साक्ष्य मिले कि हाँ इस समय में ये घटना हुई थी, तो वो किससे मिलते हैं? अभिलेख से। फिर स्मारक एवं भवन, किसी राजा का भवन हो या कोई स्मारक हो तो उससे हम, जैसे लौह स्तंभ, तो उससे हम पता लगाते हैं ये कितना पुराना है, इस समय क्या रहा होगा, या उस समय उस कालीन क्या क्या तकनीकें रही होगी। तो स्मारक और भवन से क्या पता लगाते हैं? तकनीकों के बारे में, क्या व्यवस्था रही होगी समाज में उसके बारे में। तो फिर सिक्के एवं मूर्तियां, यदि सिक्के चांदी के मिले, तो यदि सिक्के सोने के मिल जाए तो बहुत अमीर राजा, बहुत धनवान रहा होगा। सिक्के यदि तांबे के मिल जाए तो राजा बहुत ज्यादा धनवान नहीं रहा होगा। इससे हम पता, मतलब कौन सा साम्राज्य कितना अधिक वैभवशाली था, इनके बारे में सिक्के और मूर्तियों से पता लगाते हैं। फिर एक कला एवं भवन है, उस काल में क्या क्या चित्रकलाएं होती थी। जैसे हम लोग बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग बिहार में बहुत फेमस है, बहुत पुराना समय से चले आ रहा है मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग हो गया, चित्रकला, मोहरें, नाप तोल के लिए कौन सी मोहरें, या कोई सीमा शुल्क है तो उसमें कौन सी मोहरें चलेगी, अलग अलग प्रकार की अलग अलग मोहरें चलती थी। तो इससे हम पता लगाते हैं पुरातात्विक स्रोत से कि क्या उस समय का स्रोत क्या रहा होगा, उस समय का कालखंड क्या रहा होगा, कौन सा राजा कितना वैभवशाली था, किसके पास कितने धन थे, इनसे पता लगाते हैं। और साहित्यिक से पता लगाते हैं क्या? साहित्यिक में दो स्रोत आते हैं, एक तो आते हैं भारतीय स्रोत, कौन है? भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य। और एक है विदेशी द्वारा लिखा गया भारत पर साहित्य, विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य। भारत साहित्य, जैसे हम बात करें चंद्रगुप्त के शासनकाल में, यदि भारतीय साहित्य की बात करें, चाणक्य द्वारा लिखा गया था, जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं, उसके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त काल के सभी जो है, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो, सैन्य कार्य हो, उनका जिक्र मिलता है उसमें, कैसी व्यवस्थाएं थे उस समय उसका जिक्र मिलता है। और यदि उसी समय की बात करें विदेशी साहित्य का, मेगास्थनीज का देख लीजिए, विशाख दत्त का देख लीजिए, मेगास्थनीज का इंडिका देख लीजिए, विशाख दत्त का देख लीजिए मुद्रा राक्षस। तो उसके बारे में चर्चा मिलती है मौर्य काल के बारे में, तो उस समय क्या रहा होगा, कैसी प्रगति होगी, क्या क्या राज्य में व्यवस्थाएं रही होगी। तो ये साहित्य के द्वारा हमें पता लग चलता है। तो इसमें जो है भारतीय साहित्य में भी अंग है, जैसे यदि देखें तो धार्मिक साहित्य है, किसी धर्म के अनुसार लिखा गया धार्मिक साहित्य। फिर है लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य है। फिर है आपका संगम साहित्य, संगम साहित्य। और विदेशी का देखें तो पहले यूनान या
रोम के लेखक, यूनान एवं रोम के लेखक फिर चीन के लेखक, चीनी लेखन जिसे बोलते हैं, चीनी लेखक। फिर यदि बात करें अरबी लेखक, ठीक। अगर ये धार्मिक साहित्य की बात करें तो इसमें ब्राह्मण साहित्य में जैसे आ जाता है, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य आ गया, बौद्ध साहित्य आ गया, जैन साहित्य आ गया। जैसे बौद्ध का सूत पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक जिसे बोलते हैं, वो आ गए। फिर जातक कथाएं आ जाती है बौद्ध साहित्य में। यदि जैन साहित्य की बात करें तो कल्प सूत्र आ गया, भगवती सूत्र आ गया, तो ये सब। और यदि ब्राह्मण साहित्य की बात करें, वेद आ गया, वेदांग आ गया, ग्रंथ आ गया, काव्य आ गया, ये सब जो है, उपनिषद आ गया, ये सब। जैसे यदि इसकी बात करें तो वेद, वेदांग या उपनिषद ये सब आते हैं धार्मिक साहित्य में। ये तो आ गया ब्राह्मण साहित्य में। ये कौन है? ब्राह्मण साहित्य में। यदि बौद्ध साहित्य की बात करें तो उसमें आ गया बौद्ध साहित्य में सूत पिटक, कौन सा? सूत पिटक, विनय पिटक या अभिधम्म पिटक, जैसा हो गया। यदि जैन साहित्य की बात करें तो भगवती सूत्र आ गया, कल्प सूत्र आ गया, ये सब। यदि कौन सा है? धार्मिक साहित्य में आ गया। यदि लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहन का राजतरंगिणी, या फिर विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये सब क्या आ गया? पाणिनि का अष्टाध्यायी, क्या जैसे अर्थशास्त्र आ गया, अर्थशास्त्र का कौटिल्य का, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये का विशाख दत्त। फिर पाणिनि का कौन सा? अष्टाध्यायी या कलहन का राजतरंगिणी, कलहन, ये सब का लौकिक साहित्य में आया था। यदि संगम साहित्य की बात करें तो ये दक्षिण भारत में संगम साहित्य पड़ता है। इसमें तिरुकुरल, मणि मैखले, इसमें सबसे फेमस है मणि मैखले सबसे फेमस है इसमें। यदि यूनान रोम का बात करें, मेगास्थनीज का इंडिका मेगास्थनीज का इंडिका आ गया, टोलमी का आ गया पुस्तक। चीनी यात्री का बात करें तो फायान का, सीयू की फायान या इत्सिंग, ये सब क्या था? चीनी यात्री थे, ठीक है। अरबी लेखक का बात करें तो अलबरूनी था, अलमसूदी था, इबान बतूता आया मोरक्को से, ये सब अरबी लेखक थे। तो इस तरीके से हम लोग पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। तो एक एक करके जो है अभिलेख हो गया, स्मारक हो गया, सिक्के मूर्तियां हो गया, चित्रकला मोहरें होगी, या साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य को पढ़ते हैं। जैसे धार्मिक साहित्य हो गया, या लौकिक साहित्य हो गया, संगम साहित्य हो गया,
फिर यूनान एवं रोम के लेखक हो गया, चीनी लेखक हो गया, अरबी लेखक हो गया। तो ये सब के बारे में हम लोग साहित्यिक इतिहास के स्रोत जो है इसी सब से प्राप्त करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम कालखंड की ओर चलते हैं। तो इतिहास के कालखंड, इतिहास के कालखंड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे विकास हुआ। तो इसका भी 3 पार्ट है। क्या है? 3 पार्ट है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। फिर है प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो यदि प्रागैतिहासिक काल का बात करें तो इसमें कौन कौन सी आएगी, इसका चर्चा करें तो इसमें क्या आएगा कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। प्रागैतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य, लिखित जो साक्ष्य होता है, जो लिखावटी के रूप में, वो तो उपलब्ध है, सॉरी वो तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत हमें मिलते हैं। तो यहां लिखेंगे, क्या मिलेंगे? लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, नहीं है, लेकिन क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। जैसे प्राचीन मानव का हम लोग आदि मानव का बात कर लें, तभी का जो औजार हमें मिलते हैं, लेकिन उस समय क्या बोली जाने वाली भाषा रही होगी, कैसे बोलते होंगे, क्या करते होंगे, क्या लिखते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। सिर्फ उनके जो उपकरण हैं उनके आधार पे हम पता लगाते हैं कि यदि उपकरण मोटा है, यदि पूरा एकदम धारदार नहीं है, या उसमें कुछ काम नहीं का, ऐसे बांध करके बस यूज किया गया हो, तो वो बहुत पूरा पाषाण में चले गए। यदि उसमें कुछ सुधार करके उसका कुछ औजार के रूप में प्रयोग किया तो मध्य पाषाण में, और यदि पतली पतली छुरियां टाइप का यदि औजार बनाने का कला आ गया हो तो नव पाषाण में आ गए। तो इस तरह हम लोग क्या कहें, साक्ष्य के आधार पर जो है, पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर हम
प्रागैतिहासिक काल को बांटते हैं। तो उदाहरण के लिए पाषाण युग हो गया, तो इसका भी कालखंड है, इसका भी क्या है, कालखंड है, इसका भी कालखंड। जैसे पूरा पाषाण काल, पूरा, उदाहरण के लिए लिख लो पाषाण काल, यहाँ एक उदाहरण लेकर के, उदाहरण पाषाण काल, इसमें भी है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण पाषाण काल, जिसका अगर ईयर की बात करें तो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। यदि इसमें बात करें मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की यदि बात करें तो इसका समय क्या रहा होगा, मध्य पाषाण काल का 9,000 से लेकर 4,000, 9,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। और यदि इसमें बात करें नव पाषाण काल का, तो नव पाषाण काल का यदि बात करें तो ये रहा होगा कितना से, नव पाषाण काल का 7,000 से 2500 ईसा पूर्व तक रहा होगा नव पाषाण काल। यदि हम पूरा पाषाण काल का भी यदि कालखंड बांटे तो, क्योंकि इसमें 5 लाख से 10,000 बहुत बड़ा कालखंड है, तो इसको यदि बांटे तो निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण काल इनका आ जाएगा निम्न पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, सॉरी, निम्न पूरा पाषाण काल, इसका कालखंड क्या होगा, निम्न पूरा पाषाण काल का 5 लाख से 50,000 तक, 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, 50,000 ईसा पूर्व, ठीक है। यदि हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पूरा पाषाण काल, सॉरी, मध्य पूरा पाषाण काल की यदि बात करें तो इसका कालखंड क्या होगा, मध्य पूरा पाषाण काल का 50,000 से लेकर 40,000, 50,000 से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और यदि उच्च पाषाण पूरा पाषाण काल की बात करें तो उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक ये रहा। तो प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, जैसे पाषाण काल। अब इसका ही पार्ट है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में बहुत सारा ईयर आ जाता है, 5 लाख से लेकर 10,000 तक, इसको भी हम तोड़ेंगे। तो निम्न पूरा पाषाण काल, जहां पाषाण से बस ऐसे छोटा मोटा बस बांध के या ऐसे हाथ से प्रयोग करके जो है अपना काम चलाते थे। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसमें कुछ बांधना या उसका कुछ बेहतर यूज करना वो सीख गए होंगे। और निम्न उच्च पाषाण काल में इसमें कुछ कुछ जो है उनका काफी शानदार तरीके से कैसे उपयोग किया जा सके, अभी काटने छीटने का नहीं, बस जो पाषाण मिला उसका और किस बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सके उसके बारे में उच्च पाषाण काल में सोचे होंगे। फिर आया मध्य पाषाण काल, इसमें कुछ कुछ पत्थरों को काट करके नुकीले बनाया होंगे। फिर नव पाषाण काल, इसमें तो
बेशक है कि पशुपालन भी शुरू कर दिया होगा और खेती भी कुछ करने लगे हम, तो इस तरह से हम प्रागैतिहासिक काल को बांटते हैं। अब आते हैं आद्यैतिहासिक काल में। इसमें लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। क्या है इसमें? लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन क्या है ये, इसको पढ़ा नहीं जा सकता। क्या है? इसको पढ़ा नहीं जा सकता। और क्या है इसमें? पुरातात्विक भी मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, स्रोत मिले हैं। एग्जाम्पल में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जो अक्षर मिलते हैं हमें, वो तो अक्षर हैं, लेकिन वो अक्षर है क्या वाजिब में, वो पता नहीं चल पा रहा। लेकिन पुरातात्विक स्थल तो यहाँ भी है, सिंधु सभ्यता काफी पुरातात्विक स्थल है। धौलावीरा हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, सुद्धकोटदा हो गया। तो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां से पुरातात्विक ग्रंथ बहुत मात्रा में मिले। इसमें आ जाएगा फिर वैदिक सभ्यता। वैदिक, फिर भी वैदिक सभ्यता में जो मिले हैं उसको, जैसे ऋग्वैदिक सभ्यता सबसे पुराना वही तो है जहाँ लिखित साक्ष्य में मिलते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता का। लेकिन कहता है कि ऋग्वैदिक जब सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, तो वहां से जो मंत्र का उच्चारण या जिन मंत्रों को हम वैदिक मंत्र कहते हैं, उनका जो उच्चारण हुआ वो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से उच्चारण हो, उसका संकलन 600 ईस्वी पूर्व के लगभग या 700 ईस्वी पूर्व के लगभग उसका संकलन किया जाना शुरू किए। तो है तो वो वैदिक सभ्यता बहुत, ऋग्वैदिक सभ्यता पुराना, पर उसका संकलन बाद में हुआ। क्या हुआ? उसका संकलन बाद में होने। तो ऋग्वैदिक सभ्यता तो यहाँ भी मिले हैं बहुत सारे पांडुलिपियां इनके मिले हैं, पर बहुत सारे नहीं समझ पाए, तो इसलिए थोड़ा बहुत हाफ हाफ बोल सकते हैं कि आद्यैतिहासिक काल में आते हैं। और ये ऐतिहासिक काल की बात करें, इसके तो क्या कहा जाए, इसमें तो लिखित प्रमाण भी मिले हैं, पुरातत्वीय स्थल मिले हैं, बहुत, जहां तक अभी तक हम लोग देखते हैं ना, सब ऐतिहासिक काल में ही है। ठीक है, जैसे लिखित साक्ष्य काफी मात्रा में मिले और पुरातात्विक साक्ष्य भी काफी मात्रा में, पुरातात्विक साक्ष्य भी काफी मात्रा में मिले। ठीक है, दोनों मिले हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन पार्ट होता है? एक तो ऐतिहासिक काल, कौन है? प्राचीन काल, सॉरी, प्राचीन काल, कौन है? प्राचीन काल। फिर आते हैं प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास, सॉरी, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। फिर मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। फिर है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसका यदि प्राचीन इतिहास का यदि कालखंड हम देखें तो प्राचीन इतिहास का 600 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक? ऐतिहासिक काल का यदि कालखंड देखें तो इसका कालखंड यहाँ पर लिख रहे हैं तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के
ये 600 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। ये ऐतिहासिक काल कहते हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। कब? 712 ईस्वी तक। यदि मध्यकालीन का देखें तो 712 ईस्वी से लेकर के 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी। ऐतिहासिक युग का बात करें तो 1707 ईस्वी से लेकर के जो तो आप तक बोल सकते हैं, या मोटा मोटी 1947 तक लीजिए, क्योंकि मॉडर्न हम यहीं तक पढ़ते हैं 1947 तक। अधिक से अधिक 1950 ले सकते हैं कि संविधान लागू होने तक ले सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी यही कालखंड है कि प्रागैतिहासिक काल, आधे से अधिक काल और ऐतिहासिक काल का ये कालखंड आप समझ लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे आज? इतिहास की चर्चा किए, उसमें फिर पुरातत्व की चर्चा किए, फिर ये इतिहास के कालखंडों की चर्चा की। तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में और भी इनके बारे में चर्चाएं होगी। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।